हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरे एक यूज़र हैं जिन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा है कि ए क्लास सेगमेंट की जो कार्स हैं उनमें कौन कौन सी कार्स हैं अवेलेबल और क्या उनको लेना ठीक है आज की डेट में कंपैरेटिव टू इलेक्ट्रिक कार्स। तो सर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ यहाँ पे कि अगर कोई भी ए क्लास की सेगमेंट की कार है तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि उसमें कितनी कार्स आती हैं। सबसे पहले तो उसमें 3 या 4 कार्स का ऑप्शंस अवेलेबल है अभी फ़िलहाल ए सेगमेंट में। सबसे पहले मारुति से शुरू करते हैं तो मारुति की ऑल्टो K10 आती है यहाँ पर, मारुति की सिलेरियो आती है जो ए सेगमेंट में है, मारुति की इको आती है जो कमर्शियल और पर्सनल दोनों जगह ड्यूटी देती है, और रेनॉल्ट की क्विड आती है। इन सभी में इको को छोड़ करके हमारे पास ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक का अवेलेबल है, तो वो जो सिटी वाला पर्पज़ है वो यहाँ पर मीट आउट हो जाएगा। सेकेंड इज़ कि हम इन ए क्लास को ओवर इलेक्ट्रिक कार्स क्यों कंसिडर करें। ए क्लास सेगमेंट की कार्स को इसलिए इलेक्ट्रिक से कंसिडर किया जा सकता है ऊपर, क्योंकि ये एक तो हैसल फ्री है। आपको कोई भी ट्रिप शॉर्ट या लॉन्ग अगर कवर करनी है तो इसमें आप पेट्रोल डलवाइए एंड यू कैन एंजॉय दी ट्रिप। यहाँ पर कोई आदमी आपको असिस्टेंस के लिए नहीं चाहिए मोबाइल पर ये देखते हुए कि कहाँ पर हम नेक्स्ट ब्रेक ले सकते हैं, जहाँ पे हमको चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाए और वी कैन टेक अ ब्रेक। तो वो जो अभी प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा यहाँ पर नहीं है आपको। तो यहाँ पर एज है ए क्लास सेगमेंट कार को ओवर द इलेक्ट्रिक कार्स। दूसरा, इन कार्स की मेंटेनेंस अभी जो पेट्रोल की कार्स हैं कंपैरेटिवली, अगर आप कोई भी 350 सीसी एंड अबव बाइक लेते हैं तो उतनी जितनी मेंटेनेंस उन बाइक्स की है आज की डेट में, उतने में ये कार्स जो हैं सर्विस हो जाती हैं। और ये बड़ी पॉकेट फ्रेंडली चीज़ है, जो हमारे यूज़र्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, जो मेंटेन करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरा प्लस पॉइंट इन कार्स का ये है कि अब ये कार्स हमारी प्राइमरी कार्स नहीं हैं, अभी हमारी सेकेंडरी कार्स हैं। प्राइमरी कार्स तो अब लोग क्रॉसओवर पे चले गए, प्रीमियम क्रॉसओवर, सब 4 मीटर और अबव 4 मीटर वाली गाड़ियों पर, जो B2 सेगमेंट्स में आ जाती हैं। लोग कई जगह B1 सेगमेंट भी कंसिडर करने लगे अपनी पहली गाड़ी, पंच हो गई या वेन्यू हो गई या एक्स्टर हो गई। तो ऐसे ही लोग B2 सेगमेंट में क्रेटा हो गई, क्लाविस हो गई, स्कोडा हो गई, तो इन गाड़ियों को कंसिडर करते हैं अब, और सेकंड कार ढूंढते हैं जो छोटी हो और शहर में उनके जो छोटे काम रहते हैं, हमारे वीकेंड्स की ग्रोसरी शॉप्स की ट्रिप हो गई, सब्जी लाना हो गया, किसी को पिक एंड ड्रॉप हो गया रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या SBT से। तो ये सारे कामों के लिए हमारे को एक ऐसी कार चाहिए होती है जो शहर के ट्रैफिक में से मनूवर भी कर ले और हमारे पॉकेट पे ज़्यादा इम्पैक्ट ना डाले। अब तीसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो इलेक्ट्रिक कार्स जहाँ पर एज कर रही हैं अभी फ़िलहाल, वो है उनकी चार्जिंग कराओ, 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है, उसको चलाओ आप, दैट इज़ वेरी गुड। बट यहाँ पर जो पेट्रोल आप यूज़ करते हो ए क्लास सेगमेंट को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर, तो पेट्रोल की कार में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इनकी इंजन छोटे होने की वजह से, 1000 सीसी होने की वजह से जो इनकी माइलेज है वो अच्छी मिलती है अगर आप उसको लाइट फुटेड चलाओ। ऑटोमेटिक वेरिएंट्स लो तो और भी अच्छी मिलती है। तो यहाँ पर भी ये 50-50 के रेशियो पे आ जाती है इलेक्ट्रिक वर्सेस ए क्लास सेगमेंट कार। हाँ, आपकी जो लोग घर में हैं जैसे मेरे फादर हैं, ही इज़ नाउ 67, तो इस एज सेगमेंट के लोग इस कार को इजीली चला सकते हैं, उनको डर नहीं लगेगा। अभी मैं अपने फादर को कोई बड़ी गाड़ी दूं तो ही बी स्कैर्ड कि नहीं मैं ये नहीं चलाऊंगा, मेरे को अंदाज़ा नहीं है। मैं अपनी वाइफ को कार दूं तो उसके संग भी यही इश्यूज़ है। तो छोटी कार होती है तो एक अलग कॉन्फिडेंस रहता है। तो उस पेट्रोल छोटी ऑटोमेटिक कार में जो ए सेगमेंट में अवेलेबल है, उसमें मुझे लगता है आपका पर्पज़, फैमिली का पर्पज़, और हमारे जो सेकंड ड्राइवर हैं जो डरते हैं बड़ी गाड़ी से या ट्रैफिक में गाड़ी चलाने से, उनका पर्पज़ भी ए क्लास सेगमेंट की जो कार है वो पूरा करती है। अब वो आपके ऊपर है कि ऑल्टो आप पसंद कर रहे हैं, क्विड पसंद कर रहे हैं, या तो फिर आप सिलेरियो पसंद कर रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा गुड लुकिंग कार चाहिए जो डेली इन एंड आउट आप जा सकते हैं ऑफिस, तो सिलेरियो इज़ गुड। अगर आपको रफ एंड टफ गो एनीवेयर एबिलिटी चाहिए तो ऑल्टो K10 एंड रेनॉल्ट क्विड इज़ इक्वली गुड। अगर आपका थोड़ा बहुत भी काम ऐसा है जिसमें आपके यहाँ लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं या आपको सामान लाना ले जाना रहता है, आपके छोटे रेस्टोरेंट्स हैं या यू हैव कार्गो सर्विसेज और मेनी मोर, तो आई थिंक इको इज़ गुड। इसमें इसकी इकोनॉमी में एक और चीज़ थी जो मैं ऐड ऑन करूँगा यहाँ पर, अब इन गाड़ियों में CNG भी अवेलेबल है। तो जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात मैं कर रहा था अभी,
3 सिलेंडर इंजन होने के बाद इसमें सीएनजी भी दे दी है, तो उससे जो इसका माइलेज है दैट कम्स समवेयर नियर टू द इलेक्ट्रिक कार। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है जो कंसिडर करने के लिए हमको बाध्य करती है ए क्लास सेगमेंट की गाड़ियों को। तो ए क्लास सेगमेंट की गाड़ी, पहली बात तो कि वो हमारी प्राइमरी कार्स अब नहीं है, वो सेकेंडरी कार्स हो गई हैं। प्राइमरी कार्स तो अब सभी लोग बड़ी लेने लगे। सेकेंडरी, इनकी जो रनिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत अच्छी है, ईजी टू मेंटेन है। तीसरा, ये अच्छी जगह सिटी में भी आप जाएं, ट्रैफिक में भी जाएं, तो आपको कॉन्फिडेंस देती है निकल जाने का, ऐसा फंसने का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। और चौथा, इनके साथ जो इनके ऑप्शंस हैं अवेलेबल, ऑटोमेटिक अवेलेबल है जो इजी है चलाने में, सीएनजी अवेलेबल है जो हमारी रनिंग कॉस्ट को कम करती है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप कंसिडर करोगे तो आपको एक ओवरऑल अच्छा पैकेज मिल जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो मुझे लगते हैं। पहला ड्रॉबैक ये है कि गाड़ी आपको उतनी ब्रॉड नहीं मिलेगी जितना कोई भी B1 या B2 सेगमेंट की कार मिलेगी। बहुत नैरो रहेगी अंदर से, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं मिलेगा उसमें इन चारों ही कार्स में। इको की बात अलग है, इको इज़ ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अ वैन, तो उसमें आपको ये थोड़ा सा मिल सकता है, लेकिन बाकी तीनों गाड़ियों में आपको थोड़ा सा लगेगा जब आप अपनी पुरानी पहली कार से इस कार में बैठेंगे तो। द सेकेंड थिंग इज़, इसमें एसेंशियल चीज़ें काफ़ी सारी मिसिंग है। अभी भी कई सारे वेरिएंट्स हैं जिनमें म्यूज़िक सिस्टम भी नहीं आता, चारों पावर विंडोज़ नहीं आती, रियर वाइपर्स नहीं आते, कंपनी फिटेड एलॉय नहीं आते, आपको एक्सेसरीज़ में लेने पड़ते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन जो कॉस्ट मुझे लगता है आप देते हो इन गाड़ियों के लिए, वो कॉस्ट में जो फीचर्स मिल रहे हैं दे आर ऑलमोस्ट ठीक है, जस्टिफाइड है। बट यहाँ पर अब गवर्नमेंट को रियर वाइपर तो मैंडेट कर ही देना चाहिए। जो हैवी रेनफॉल वाले एरियाज़ हैं इंडिया में, वहाँ पे अगर ये कार्स यूज़ होती हैं तो रियर वाइपर इज़ मस्ट नीडेड। तो ये हैं वो सारी चीज़ें जो हमें ए क्लास सेगमेंट को लेने पे कंसिडर करनी चाहिए ओवर इलेक्ट्रिक कार्स। आई होप इलेक्ट्रिक कार्स को मैं यहाँ पर ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ अभी, लेकिन हाँ, इलेक्ट्रिक कार्स में कई सारे इश्यूज़ हैं। अभी रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे कि उनकी कार टाटा टियागो थी इलेक्ट्रिक, उसमें जहाँ बैटरी प्लेस्ड होती है, प्लेटफॉर्म जो नीचे रहता है, तो वहाँ पे फ्लोर बोर्ड पे क्या हुआ, उनका फ्लोर बोर्ड नीचे से लग गया था कहीं किसी ब्रेकर पे, तो वहाँ कंपनी ने उनकी बैटरी रिप्लेस करने से शायद उनकी वारंटी वॉइड कर दी कि आपकी बैटरी हम रिप्लेस नहीं करेंगे क्योंकि ये डैमेज्ड है। तो कुछ इश्यूज़ हैं अभी जो मुझे लग रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिक को लेकर के थोड़ा हमें और टाइम चाहिए। और आप देख ही रहे हो वर्ल्ड में कहीं ना कहीं वॉर होती रहती है, कभी पता चलता है इस कंपनी ने बैटरी चाइना से ली है, कभी जापान से ली है। तो जब तक ये सारा कुछ इंडिया का नहीं हो जाएगा, सॉर्ट नहीं हो जाएगा, तब तक मुझे तो लगता है कि इलेक्ट्रिक थोड़ा सा अभी डाउटफुल ही है। खैर, मोर और लेस इलेक्ट्रिक कार्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन हाँ, ए क्लास सेगमेंट अगर आप लेते हो, ए सेगमेंट की गाड़ी कोई सी भी लेते हो आप इन चारों में से, तो आप नुकसान में नहीं जाओगे। इन सभी की रीसेल भी आपको अच्छी मिलेगी और आपको इजी टू मेंटेनेंस भी रहेगी और आपकी पॉकेट फ्रेंडली भी रहेगी। आपके यहाँ सेकंड ड्राइवर्स जो हैं, आपके जो गाड़ी चलाने में डर रहे हैं, बड़े लोग और वाइफ एंड द पीपल हु आर गोइंग फॉर वर्क, उनके लिए भी ये कार अच्छी रहने वाली है। आई होप मेरे इस आंसर से आपको डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी मदद मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।